नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। किताब का जो कोड होगा वो होगा BHIC 103। इस किताब में टोटल 18 चैप्टर होने वाले हैं और एक एक चैप्टर की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला चैप्टर है, शुंग वंश और कुषाण वंश को समर्पित है ये चैप्टर, जिसमें हमें शुंग वंश की व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा और कुषाण वंश के बारे में बताया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है। तो देखो, जब आप भारत का नक्शा देखोगे तो भारत के नक्शे में जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, यानी कि आज का जो पाकिस्तान है वो कभी आपको पता ही है भारत का हिस्सा था। तो भारत की जो वो वाली साइड है उसका अपना एक महत्व था। उसका रीज़न ये है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं थी, जो कि उत्तर से भारत में अन्य लोगों को आने से रोकती थी। और तीनों तरफ नीचे अगर भारत को देखोगे आप साउथ में, तो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसे में भारत में एंट्री करने का जो उस टाइम साधन था वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की सीमाएं थीं। तो ऐसे में जो भारत का नॉर्थ वेस्ट का इलाका था, जो अफगानी इलाका था, वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। इसलिए वहाँ की सीमाओं का सैन्यकरण करना, उन सीमाओं को मजबूत करना हर राजा का क्या था, ध्येय था। ताकि क्योंकि अगर भारत में अगर कोई आक्रमणकारी आ सकता था या भारत में कोई विदेशी आ सकता था तो सिर्फ उसी रास्ते से आ सकता था। ऐसे में जो नॉर्थ वेस्ट की सीमा है इसका अपना एक महत्व था। तो चलिए जानते हैं अब आपकी किताब क्या कहती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो देखो, हमें ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ समझकर चलनी है। और वैसे भी हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने थोड़ी समस्या ये रहेगी, जो आप ना खास तौर पे सीबीएसई स्टूडेंट के साथ जो आप ट्वेल्थ में पढ़कर आए हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एकदम से विस्तृत चीज़ें आपके सामने आ रही है और वो चीज़ें आपको समझनी है। तो धीरे धीरे आप ना टॉपिक टू टॉपिक समझने की कोशिश करना, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आए कमेंट में जरूर करके बताओ। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे जुड़ सकते हो। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है। तो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है वो हमेशा से एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो कि ईरान, मध्य एशिया के देशों से जुड़ा हुआ था। जैसे कि आज भी आप देखोगे तो पाकिस्तान के बाद वाली जो सीमाएं मध्य एशिया के देशों से जुड़ जाती हैं, खासतौर पर ईरान, इराक जो देश हैं वहाँ से जुड़ जाती है। और अफगानिस्तान हमेशा से एक स्वतंत्र इलाका था। तो मौर्य वंश की अगर बात की जाए तो मध्य एशिया में जो जनसंख्या है उसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके पर पड़ा है, उत्तर पश्चिमी वाली राजनीतिक स्थिति पर पड़ा है। क्योंकि देखिए, जो वहाँ के देश थे, वहाँ की जो जनजातियाँ थी, नॉर्थ वेस्ट के बाद के जो मध्य एशियाई देश थे, यहाँ पर जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती थी, जब भी राजनीतिक उथल पुथल होती थी, जब भी आपस में संघर्ष होते थे, तो वहाँ से जो हारने वाला बंदा है ना वो भागकर भारत की तरफ आता था। भाई, मध्य एशिया के देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता था, जब भी राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल होती थी, राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर पतन की ओर जाती थी, या संघर्ष होते थे, दंगे फसाद होते थे, अराजकता का माहौल बनता था। तो ऐसे में जो बंदा जीतता था वो मध्य एशिया में शासन करता था, और जो बंदा हारता था वो भारत की ओर आ जाता था। इसलिए भारत में ना सदियों से ये परंपरा सी रही है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, जिसकी बात इस चैप्टर में कर रहा है वो। तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का असर हमारे यहाँ भी पड़ता था, खास तौर पर गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्रों तक। उसका रीज़न ये है कि अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो दूसरी शताब्दी बीसीई के मध्य में मध्य एशियाई क्षेत्रों में, कैस्पियन सागर हो गया, चीन का जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पे बहुत सारी घुमंतु जनजातियाँ थीं। और ये जो घुमंतु जनजातियाँ थीं आपस में संघर्ष करती रहती थीं। तो इन घुमंती जनजातियों की अगर मैं बात करूँ तो इनमें सीथियन लोग थे, शक लोग थे, हुण थे, तुर्क थे, एंड सो मोर। चीन के द्वार जैसे ही बंद हुए तो नई चारागाह भूमि की तलाश में इन लोगों ने मैदानी क्षेत्रों में पलायन शुरू कर दिया। यानी कि चीन में जब एक अच्छे शासक वंश की स्थापना हो गई, जिसकी वजह से छोटी छोटी जनजातियां अब चीन में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने दूसरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। क्योंकि घुमंती जनजातियां थी तो ऐसे में इनके पशुओं के लिए चारागाह यानी कि घास के मैदान की जरूरत थी। तो ऐसे में इन जनजातियों ने भारत की ओर रुख किया। तो इतनी बात पता चल गई आपको, सीथियन, शक, हुण, तुर्क, जो ये नाम सुनते हो आप, ये सब सिर्फ सिर्फ छोटी छोटी जनजातियां थी, कबीलाई टाइप के लोग थे, और ये सब एंट्री मारेंगे। तो देखो, भारत की बात की जाए तो भारत पे अकमेनीद का आक्रमण होगा, सिकंदर का आक्रमण होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो पश्चिमी क्षेत्र के लोग हैं, इन लोगों के लिए भारत के मार्ग खुल जाएंगे। जितने भी वहाँ के आक्रमणकारी होंगे उनके लिए यहाँ के मार्ग खुल जाएंगे। और इससे क्या होगा, एक सीरीज में, एक सिलसिलेवार तरीके से पहले सीथियन आएंगे यानी कि शक आएंगे, फिर पर्थियन आएंगे यानी कि पहलव आएंगे, फिर ग्रीक, यवन, ये सब लगातार भारत में आते जाएंगे अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए। इसी प्रकार से कुषाण वंश का आगमन भी भारत में होगा, जो कि यूची जनजाति से रिलेटेड एक शाखा थी। यानी कि यूची जनजाति जो थी मध्य एशिया में, उसी की एक शाखा थी जिसे हम भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के नाम से जानते हैं, जो कि चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे।
तो अब ये सारी चीज़ें आपको एक तस्वीर से पता चल गई है उस टाइम की कि मौर्य वंश के खत्म होने के बाद कि किस प्रकार से छोटे-छोटे वंशों की भारत में स्थापना होगी और छोटे-छोटे क्षेत्रों में शासन करेंगे। और ये सारे जो बंदे होंगे ये मोस्टली बाहरी होंगे। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते ये पूरी तरीके से बाहरी ही हैं, क्योंकि जब ये भारत में आएँगे तो ये भारत के कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, तो वो कुछ पूरी तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो भारतीयकरण हो जाएगा। तो भारत और ईरान की अगर सीमा की बात करोगे तो इसकी अपनी भौगोलिक विशेषताएँ थी। एक तरफ पश्चिम और मध्य एशिया के साथ अच्छे संबंध बने रहे, यानी कि भारत की बात की जाए तो मध्य एशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे थे। हिंदू कुश की पर्वतों की ओर जाओगे, दक्षिण के क्षेत्रों में जाओगे, यहाँ पर भी संबंध अच्छे थे। अशोक के बहुत सारे अभिलेखों से ये सारी चीज़ें पता चलती भी हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फैक्ट मिलने वाले हैं, जैसे कि अशोक का एक द्विभाषी अभिलेख मिला है, एक द्विभाषी शिलालेख मिला है। तो देखो अभिलेख तो वो होते थे जो दीवारों पर, औजारों पर, मृदभांडों पर लेख पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिलेख। लेकिन जो शिलाओं पर पाए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहा जाता है। तो अशोक का एक शिलालेख मिला है जो द्विभाषी है, यानी कि 2 भाषाओं में लिखा है। एक उसमें भाषा है ग्रीक और एक है अरमी। अब देखो ये जो ग्रीक है और ये अरमी को अरेमाइक भी बोलते हैं। तो अशोक का जो द्विभाषी शिलालेख है अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मिला है, तो आप बताओगे कंधार में मिला है। और कंधार कहाँ है? ये आप अगर इंडिया के मैप में देखोगे तो अफ़गानिस्तान वाले इलाके में चले जाना। तो अफ़गानिस्तान वाले इलाके में आप जाओगे तो एक जगह आएगी काबुल और एक जगह होगी कंधार। तो जो कंधार वाला इलाका है, वहाँ पर अशोक का एक शिलालेख मिला है जो कि 2 भाषाओं में, एक ग्रीक और एक अरेमाइक या फिर अरमी। तो इससे पता चलता है कि मौर्य काल के दौरान यहाँ तक मौर्य वंश की सत्ता थी और यहाँ तक व्यापारीकरण होता था। इसके अलावा अशोक द्वारा अपने साम्राज्य में एक शब्द का यूज़ किया गया, योनस। तो ये इतिहासकार ये कहते हैं जो योनस शब्द है ना, ये यवन लोगों के लिए यूज़ हुआ था। और यहीं पर अरमी और ग्रीक भाषा में शिलालेख मिले भी हैं। तो पश्चिमी एशिया, उत्तर एशिया और ग्रीस के 5 यवन शासकों का जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का इन सबसे व्यापार होता होगा। तो भारत और पश्चिमी क्षेत्रों की बात किया जाए तो यहाँ पर मौर्य के बाद भी, यानी कि मौर्य वंश के दौरान भी व्यापार था, संबंधों का सिलसिला जारी था। और मौर्यों के बाद भी ये व्यापार और संबंधों का सिलसिला जारी रहा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नॉर्थ वेस्ट, अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का शुरुआत से ही अपना एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। हालांकि आज बंटवारे की वजह से जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र वहां चला गया है, उसका हमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो वो लॉस क्यों हुआ है ये आपको पता चल गया, क्योंकि भारत पश्चिमी एशिया से डायरेक्टली सीमाओं से जुड़ता था, अब उसे समुद्र के माध्यम से जुड़ना पड़ता है। तो यानी कि जो चीज़ पहले ज़मीनी रास्ते से हो सकती थी, अब वो समुद्री हवा और हवाई रास्तों से हो रही है। तो लेकिन बंटवारे से पहले वो पाकिस्तान भारत ही था, और ऐसे में वही एकमात्र क्षेत्र था जो बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक क्या था? विकल्प था। अब बात ये आती है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चलती है? यानी कि शुंग वंश के, कुषाण वंश के राजाओं के बारे में, इसके अलावा ये जो छोटी-छोटी जनजाति हैं, इन सब के बारे में हमें पता कैसे चलता है? इतिहास के स्रोत क्या हैं? तो देखो ऋषि पतंजलि थे, उनका महाभाष्य लिखा हुआ है, दिव्य वदान लिखा हुआ है, पुराण लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से कालिदास ने एक नाटक लिखा हुआ है, मालविकाग्निमित्र। इसी प्रकार से हर्षवर्धन के राज्य में एक कवि थे बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित की स्थापना की है। ऐसे बहुत सारे शिलालेख और अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में राजवंश और शासकों ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखवाया है, बहुत सारे शिलालेखों को लिखवाया है। ऐसी एक किताब है गार्गी संहिता, इसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। अयोध्या चले जाओ, विदिशा चले जाओ, भरतपुर चले जाओ, यहाँ से बहुत सारी जो शिलालेख मिले हैं, इससे भी हमें इस समय की जानकारियाँ मिली हैं। उत्तर भारत में छोटे-छोटे शासक परिवारों का जो उदय है, उसके बारे में जो जानकारी है, उनके द्वारा निर्मित किए गए सिक्कों से ही पता चलती है। यानी कि बहुत सारे राजाओं ने सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्कों को जारी किया, और जब खुदाई के दौरान वो सिक्के मिले तो हमें उन वंशों के बारे में पता चला कि वो लोग किन लोगों की उपासना करते थे, उन लोगों को कौन-कौन सी उपाधियाँ दी जाती थी, उन लोगों ने कौन-कौन सी उपाधियाँ प्राप्त करी थी। अशोक के अभिलेख आपको खरोष्टी लिपि में मिलेंगे। तो गांधार की तरफ देखोगे तो आप गांधार के शिलालेखों में खरोष्टी भाषा का प्रयोग होगा, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खरोष्टी बोलते होंगे। इसी प्रकार से एक पाली ग्रंथ है मिलिंद प्रणोह, जिसमें मिलिंद के प्रश्न हैं जो कि एक बौद्ध भिक्षु राजा मिनेंडर से पूछ रहा है, जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी भी हमें पता चलती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ भाई हमें इस समय के इतिहास के बारे में पता कैसे चल रहा है, तो ये सारी किताबों के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुंग वंश के बारे में, जहाँ से चैप्टर का पहला प्रश्न भी शुरू होता है। तो देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे उनका उत्तर कैसे लिखना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले आप ना बहुत सारे फैक्ट तैयार कर लो, बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर लो। तो देखो शुंग की अगर बात करेंगे, तो देखो हम पहले मौर्य से शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी 321 बीसी में। तो और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? राजा बृहद्रथ।
तो ये माना जाता है जो राजा बृहद्रथ की हत्या करी थी वो पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? राजा बृहद्रथ था। तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके कौन सा नया वंश आया? शुंग वंश आया। क्योंकि और इसकी स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र शुंग। इसकी पुष्टि कन्नौज के जो राजा हर्षवर्धन थे उसके दरबारी कवि वाणभट्ट ने करी है। यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या करी और अपने एक साम्राज्य की स्थापना करी? तो आप उसी समय कश्मीर में एक राजा थे, हालांकि प्रॉपर कश्मीर नहीं कह सकता बट आसपास के इलाके मान लीजिए आप। तो वहां पर एक राजा थे, राजा हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन के बारे में आपने सुना भी होगा। तो राजा हर्षवर्धन के एक राजकवि थे बाणभट्ट, उन्होंने एक किताब लिखी थी हर्षचरित। इस किताब में इस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। शुंग वंश की अगर बात की जाए तो ये ब्राह्मण वंश से थे। वैदिक ग्रंथों में अगर आप वैदिक ग्रंथों को पढ़ोगे तो शुंग शिक्षकों के कई संदर्भ मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे शिक्षक होंगे जो शुंग होंगे। इसी प्रकार से आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ोगे तो इसमें शुंगी पुत्र नाम के एक शिक्षक का उल्लेख होगा। इसी प्रकार से ऋषि पाणिनि के ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें भी शुंग के बारे में पता चलेगा कि शुंग भारद्वाज गोत्र के थे। कालिदास के नाटक को आप पढ़ोगे माल विकाग्नि मित्र में, इसमें भी पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का वर्णन किया गया है जिसे बिंबिका कुल से संबंधित माना गया है। इसी प्रकार से बौधायन श्रोत बैम्बिका यह का प्रतिनिधित्व कश्यप के रूप में करता है। यानी कि बौधायन जो स्रोत सूत्र है, जो ये किताब है, ये कहती है कि ये लोग कश्यप वंश के थे। यानी कि इनके दो वंशों के बारे में पता चलता है, लेकिन कुल मिलाकर ये तो पक्का पता चलता है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक तो लोग कह रहे हैं कि ये भारद्वाज के गोत्र के हो सकते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं ये कश्यप गोत्र के हो सकते हैं। लेकिन इन स्रोतों से ये तो पक्का है कि शुंग ब्राह्मण थे, चाहे वो कश्यप गोत्र के हों और चाहे वो भारद्वाज गोत्र के हों। तो जैसे कि हर्षचरित जैसे ग्रंथ में पुष्यमित्र को ब्राह्मण बताया गया है जो कि एक साधारण मनुष्य थे, शिक्षक थे। तो शुंग के बारे में आपको इतनी सी पता चल गई कि राजा बृहद्रथ की हत्या कौन कर रहा है? पुष्यमित्र शुंग कर रहा है। इसके अलावा शुंग वंश के लोग पहले से ही मौजूद थे और वो बहुत सारे शिक्षकों के रूप में कार्य करते थे। अलग अलग ग्रंथों में इसकी पुष्टि भी की गई है। हालांकि इनके गोत्र के बारे में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रंथ में ये लिखा है कि जो इनके गोत्र थे वो कौन से था? कश्यप गोत्र था। और कुछ लोग कह रहे हैं भार्गव गोत्र से रिलेटेड थे, यानी कि भारद्वाज गोत्र से रिलेटेड थे। खैर कुछ भी हो, ये थे ब्राह्मण। पुराणों के अनुसार भारत में शुंग शासन लगभग 112 सालों तक चलता है। पुराणों के अनुसार भारत में शुंग शासन कितने सालों तक चलता है? लगभग 112 सालों तक। और जो इनका राजकीय केंद्र था वो जगह थी मगध, जिसे आज बिहार के नाम से आप जानते हो। यानी कि बिहार का पुराना नाम क्या था? मगध था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य सिंहासन पर कब्जा किया जाता है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी लिखा हुआ है और बाणभट्ट के हर्षचरित में भी लिखा हुआ है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 सालों तक शासन किया और 151 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई। आगे चलकर जो उसका उत्तराधिकारी बना उसी का पुत्र बना, जिसका नाम क्या था? अग्निमित्र। यानी देखो, ये आप नोट्स बना लेना तो चीजें आपको सीक्वेंस में याद रहेगी। सबसे पहले राजा कौन बनता है? सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग। फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम क्या था? अग्निमित्र शुंग। और उसके बाद फिर उसका पुत्र राजा बनता है जिसका नाम था वासुमित्र शुंग। पुराणों में 10 शुंग शासकों का उल्लेख किया गया है। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वासुमित्र, धनदेव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा स्रोत नहीं है। यानी कि यही सबसे बड़े बड़े राजा रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग को यवनों के साथ मुठभेड़ के लिए भी जाना जाता है, यानी कि यवन शासकों के साथ, जो कि बैक्ट्रियाई ग्रीक भी थे, कहा भी जाता है उन्हें। तो पुष्यमित्र शुंग की लड़ाई यवन के साथ होगी। पतंजलि के महाभाष्य में शुंग शासन के दौरान ग्रीक आक्रमण हुआ था, जिसका जिक्र युग पुराण में भी किया गया है। तो यानी कि ये बाहरी लोगों से भी लड़ाई करेगा कौन? पुष्यमित्र शुंग। यूनानियों ने साकेत के पास जब घेराव किया था तो वहां पर भी इसकी लड़ाई हुई थी। और साकेत की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अयोध्या के पास है। इसी प्रकार से राजस्थान में चित्तौड़ के निकट भी एक नगरी है जहां यूनानियों ने घेराव किया था। तो यहाँ पर एक वाक्य मिला है, अरुणाद यवनो साकेतम, अरुणाड यवनो मध्यमिकाम। इस वाक्यांश से पता चलता है कि यवन लोगों ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया होगा। ऋषि पतंजलि ये भी इंगित करते हैं कि यवन मध्य प्रदेश के बाहर रहते थे, मध्य देश के बाहर रहते थे, जो कि पूर्व की ओर था। इसी प्रकार से पतंजलि के महाभाष्य में शुंग के पौत्र वासुमित्र के हाथों यवनों की हार के बारे में पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो पोता था वासुमित्र, उसने यवनों को हराया था। ये बात भी हमें पता चलती है। और ये बात आपको पता चलती है कालिदास के नाटक माल विकाग्नि मित्र में। इस नाटक के अनुसार क्या हुआ था? पुष्यमित्र शुंग ने एक यज्ञ रचा था और इसी यज्ञ का नाम था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है? अश्वमेघ यज्ञ में ये होता है कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़ा ना जिन भी क्षेत्रों तक होता जाएगा वो सारे क्षेत्र ना उस शासक के अधीन मान लिए जाएंगे। और अगर कोई बंदा उस घोड़े को पकड़ता है तो उसे शासक से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ये माना जाता है कि उस घोड़े को पकड़ लिया होगा यवनों ने। तो जो इसका पौत्र था वासुमित्र, इसने सिंधु नदी के तट पर यवनों को हराया।
वासुमित्र के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ विजयियों को लौटने पर यज्ञ अनुष्ठान करवाएगा। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि विरोधी सेना का नेता कौन था, यानी कि बैक्ट्रियन ग्रीक सेना का नेता कौन था। कुछ लोग कहते हैं शायद ये मिनेंडर होगा, कुछ लोग कहते हैं शायद ये यूक्रेटाइडस होगा, लेकिन रियलिटी हमें नहीं पता है कि वास्तव में नेता कौन था। अगर आप अशोक के धम्म को पढ़ोगे, यानी कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसने धम्म के विचारों को बढ़ाया था, तो बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला था। तो ऐसे में शुंग जो थे वो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, तो ये आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर ब्राह्मण धर्म को वापस से बढ़ावा देने के लिए, ब्राह्मणवाद को वापस से बढ़ावा देने के लिए, हिंदुत्व को वापस से बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत सारे बौद्धों को मरवा दिया। ऐसा बहुत सारी किताबें लिखती हैं, बहुत जगह उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध मठों को नष्ट करवा दिया, पूजा स्थलों को नष्ट करवा दिया। बड़े पैमाने पर जो बौद्ध भिक्षु थे उनके सिर कलम कर दिए गए, सिर काट दिए गए, और ये भी कहा गया जो बंदा एक साधु का सिर लेकर आएगा उसे 100 दिनार का पुरस्कार भी दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी झूठ लगती हैं, या फिर थोड़ा सा हुआ भी हो तो अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। उसका कारण ये है कि एक ही बंदा बौद्ध स्मारकों को बनवा भी रहा है, बुद्ध में विश्वास भी कर रहा है, और एक ही बंदा बुद्धों को मरवा भी रहा है, उनके मंदिरों को भी, उनके मठों को भी तोड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि उसने बहुत सारे बौद्ध मठों का पुनर्निर्माण करवाया। क्योंकि अगर वो सारे बौद्ध मठों को तोड़ देता तो आज बौद्ध मठ बसते ही नहीं। तो बहुत सारे बौद्ध मठों का उसने निर्माण करवाया है। लेकिन ये बात भी तय है कि उसने कुछ ना कुछ बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया भी है। तो दोनों चीजें हुई हैं। आप इतिहासकारों की एक राय से होकर नहीं चल सकते। इस अवधि की एक और बड़ी विशेषता ये थी कि राजाओं ने बड़े बड़े भव्य और अलंकृत उपाधियों को सुशोभित किया। यानी कि अब तक शुंग वंश के बारे में आपको एक चीज पता चल गई कि वो ब्राह्मण थे। किस वर्ग से थे, यानी किस गोत्र के थे, ये तो नहीं पता, बट ब्राह्मण थे, ये बात पक्का पता है। इसके अलावा वो यवनों को हराएंगे, ये बात भी हमें पता चल गई। इनका जो वर्णन है वो पुराणों में किया गया, ये बात भी आपको पता चल गई। इसके अलावा बौद्ध धर्म के साथ इनके कैसे संबंध थे, ये बात भी आपको पता चल गई। अगली बात यह है कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी उपाधियां लगाई अपने नाम के आगे। जैसे कि मौर्य काल के समय, अगर मौर्य काल के समय की बात करोगे तो मौर्य काल के समय में ज़्यादा बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं थी। लेकिन जब ये आएंगे शुंग वंश, तो इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां लगाई, जैसे महाराजा की उपाधि, राज राजा की उपाधि, राजती राजा की उपाधि, शावनो नानो शाओ जैसी उपाधियों का इन्होंने क्या करा, धारण किया। जिससे पता चलता है कि ये लोग भोग विलासी थे थोड़े से। वैदिक यज्ञ भी करवाए गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ करवाए गए, राष्ट्रीय यज्ञ करवाए गए, ये सब शुंग वंश के दौरान हुआ। इस काल के जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, ये राजा के दिव्य अस्तित्व के बारे में बताते हैं, कि राजा की दिव्य उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। इवन मनुस्मृति भी बताती है कि एक राजा जो होता है, उस राजा के अंदर इंद्र देव, वरुण देव, वायु देव, यम देव, अग्निदेव के सारे गुण होते हैं, जैसा कि मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। रामायण में भी राजा के लिए इन्हीं आदर्शों का वर्णन किया गया है। राजा के आदेशों को न सिर्फ प्रजा पालन करेगी, बल्कि उसे श्रद्धा से नमन भी करेगी, उसे एक पूजनीय बनाएगी, राजा को देवता के तुल्य माना जाएगा। यही सब इस समय की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। शुंग राजाओं की बात की जाए तो देवभूति अंतिम शुंग राजा था। देवभूति की हत्या उसी के ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी। इस प्रकार से शुंग वंश 75 बीसी में खत्म हो गया, और शुंग वंश के बाद जो सत्ता में आए वो आए कंडव वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे। यानी कि अंतिम शुंग राजा कौन था? देवभूति। इसकी हत्या किसने करी? इसी के मंत्री वासुदेव ने। और वासुदेव जिस शासन व्यवस्था को लेकर आया उसे हम कंडव वंश के नाम से जानते हैं। तो शुंग वंश की शासन व्यवस्था में किन किन लोगों का योगदान था अब तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि शुंग वंश का क्षेत्रीय नियंत्रण कहां से कहां तक था, और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, और शुंग कला के बारे में बताइए। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए। और चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में देखो, कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुंग वंश के क्षेत्रीय नियंत्रण की बात करेंगे तो जो शासन चलाया जा रहा है वो पाटलिपुत्र से चलाया जा रहा है। पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से हम जानते हैं, जो कि मगध की राजधानी भी थी। तो शुंगों के शासन का केंद्र क्या था? पाटलिपुत्र था। मध्य गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा की घाटी, पूर्वी हिमालय के जो प्रदेश थे, ये सब राज्य के अधीन थे। दिव्य वदान ग्रंथ को पढ़ोगे और तारानाथ लेखक की किताबों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब के जालंधर और सकाल तक इनका शासन था। पहली शताब्दी में भरत से 2 शिलालेख मिले हैं, जिसमें हमें सुता यानी कि सुकागमन राज के शासन का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है शुंग वंश। यानी कि उस समय के जो ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं, चाहे वो दिव्य वदान ग्रंथ मिला हो, या जो लेखक थे तारानाथ उनके लेख मिले हों, या फिर जो वहाँ से शिलालेख मिले हों, इससे पता चलता है कि जो शुंग वंश थे उनका जो सेंटर था वो पाटलिपुत्र था। इसके अलावा मध्य गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा की घाटी और मालवा के प्रदेशों को उन्होंने कब्जा कर रखा था। अब हम उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो 112 सालों तक इन्होंने शासन किया, लेकिन चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहीं। हमेशा चीज़ें बदलती रहीं। केंद्र के शासक की शक्ति, क्षमता और साम्राज्य के हिसाब से बहुत सारी विविधताएं थी यहाँ पर।
पुष्यमित्र का पाटलिपुत्र में एक केंद्रीय प्रशासन था। विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी और एक बहुत बड़ी नौकरशाही की भी स्थापना की गई थी, जो कि साम्राज्य के संचालन के आवश्यक थी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप देखोगे शुंग वंश को, तो पूरे साम्राज्य को बहुत से प्रांतों में बांटा जाएगा तथा हर प्रांत में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। और ये जो राज्यपाल होगा ये शाही परिवार का सदस्य होगा। राज्यपाल की सहायता के लिए एक काउंसिल्स यानी कि परिषद की भी स्थापना की जाएगी, जो कि उसको सलाह देगी। इस दौरान जो इतने भी ऐसे क्षेत्र होंगे जो आसपास के इलाके होंगे जिन पर राजा का शासन नहीं होगा, वो स्वायत्त इलाके वाले क्षेत्र होंगे, वहाँ का प्रशासन भी शुंग वंश चलाएगा। जैसा कि पतंजलि के उल्लेख में यानी कि ऋषि पतंजलि ने जो लिखा है उसमें लिखा है कि पुष्यमित्र ने जिस सभा का गठन किया वो मंत्री परिषद के रूप में, जैसे आज मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स काम करती है वैसी मंत्री परिषद के रूप में कार्य करती थी। और मालविकाग्नि मित्रम जो ग्रंथ है इसमें भी ये चीज़ लिखी है कि जो यहाँ के वायसराय थे, इन वायसरायों की सहायता से मंत्री परिषद बनाई जाती थी। यानी कि इससे पता चलता है कि शुंग वंश के पास शासन कला के गुण थे और बड़े पैमाने पर नौकरशाह और मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी ताकि शासन को अच्छे से चलाया जा सके। इसके अलावा सैन्य व्यवस्थाओं को मजबूत रखने के लिए गवर्नर या कमांडर इन चीफ का पद भी नियुक्त किया गया था। कालिदास और पतंजलि के लेखों में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि पक्का यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रशासनिक मशीनरी थी। ये माना जाता है कि पुष्यमित्र के निधन के बाद शुंग साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर हो गया था। इसके जो उत्तराधिकारी थे कुछ समय के लिए विदिशा क्षेत्र में शासन करेंगे। जैसा कि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अग्निमित्र को भोपाल और मध्य प्रदेश में वायसराय के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे पता चलता है इन सभी क्षेत्रों में इनका क्या था, शासन था। आगे चलकर आपको पता ही है कंडव वंश की स्थापना आएगी। तो कंडव जो होंगे यानी कि जो वासुमित्र था, वासुदेव जो था, ये अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी यहीं करेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि शुंग वंश का जो अंतिम राजा था देवभूति, उसकी हत्या उसके मंत्री ने करी थी, यानी कि मंत्री पद पर कंडव थे और आगे चलकर यही शासक बन जाएंगे। हालांकि कुछ किताबें ये कहती हैं कि डायरेक्ट जो उसका मंत्री था वासुदेव, उसने डायरेक्ट नहीं मारा था, उसने पता है क्या करा था, एक गुलाम लड़की को बुलाया था जो रानी की आड़ में आई थी किसके पास मिलने, देवभूति से, और उसने उसे छल से मारा था। तो कुछ भी हो 112 वर्ष के शासनकाल के बाद इस वंश का पतन हो गया। अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश के समय कला और साहित्य का क्या योगदान था, कला और संस्कृति कैसी थी। तो देखो शुंग साम्राज्य ने कला को संरक्षण बहुत दिया। आप भरतहुत के स्तूप देख लो, बौद्ध गया के स्तूप देख लो, सांची के स्तूप देख लो, यहाँ पर शुंग शासकों से प्राप्त संरक्षण के प्रमाण हैं। भरतहुत स्तूप, स्तूप कौन है, स्तूप क्या है भाई, तो देखो स्तूप जमीन से ऊपर एक टीलानुमा आकृति होती है जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को दफनाया गया, उनकी अस्थियों को दफनाया गया, उनसे जुड़े हुए सामानों को अपनाया गया है। यानी कि आप एक शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हो कि स्तूप वो है जो बौद्ध धर्म में पवित्र टीले माने गए हैं और बौद्ध पूजा स्थल के केंद्र हैं। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं शुंग वंश के दौरान बौद्ध को मारा गया, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि भरतहुत का जो स्तूप है यहाँ पर बड़े बड़े द्वार बनाए गए, रैलिंग बनवाई गई, सांची के स्तूप को घेरने के लिए बेहतरीन प्रवेश द्वार बनवाए गए, बेहतरीन रैलिंग बनवाई गई, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को यहाँ पर संरक्षण दिया गया था। इस अवधि में पक्की मिट्टी से बनी लघु मूर्तियां मिली हैं, पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, भाजा के चैत्य मिले हैं, भरतहुत का स्तूप मिला है, सांची का जो महान स्तूप है, ये सब शुंग कला के बेहतरीन उपकरण हैं। और शुंग कला की देखिए यहाँ पर ये आप चित्र भी देख सकते हैं, ये सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार है वो है। तो शुंग कला की जो विशिष्ट खासियत है वो इसकी एक रूपता है जो जीवन की एक सतत धारा में सभी चीजों से अलग प्रतीत होती है। विशाल पत्थर से बने जो स्तूप हैं इसके मुंडेर पर कमल के डंठलों के चित्र बने हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ की कलाकारी कितनी जबरदस्त थी। बड़े पैमाने पर नक्काशियां की जाती थी, शिल्प कला को बढ़ावा दिया जाता था। इतने नहीं, पुरुषों और जानवरों के चित्र भी इस पर बनाए गए हैं। शुंग कलाकार मानव आकृतियों को बनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। बुद्ध के जीवन और उनकी घटनाओं से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो उस नक्काशी से हमें पता चलती है जो नक्काशी शुंग वंश के दौरान की गई थी। तो इतना सब पढ़ने के बाद आपको ये सब पता चल गया है कि शुंग वंश के शासकों ने भारतीय इतिहास में क्या योगदान दिया है, कला और साहित्य में क्या योगदान दिया, उनकी प्रशासनिक संरचना कैसी थी, उनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक मशीनरी जो थी वो उनके अंडर में कार्य करती थी और उनकी हत्या छल से की गई। आगे चैप्टर में हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले इंडो ग्रीक सभ्यता, इंडो सीथियन और इंडो पार्थियन के बारे में थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखो इंडो ग्रीक के बारे में तो आप पढ़ोगे देखो चैप्टर 2 में, तो मैं यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं कर रहा, इससे क्या होगा वरना बेमतलब में लेक्चर हो जाएगा बड़ा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की
तो बैक्टीरिया की जब हम बात करेंगे तो हम उसमें जोड़ेंगे अफगानिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान को और उज्बेकिस्तान को। ठीक है भाई। तो जब जब ये वर्ड आएगा बैक्टीरिया तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे फिर हम इंडो सीथियन की बात करेंगे, यानी कि ये वाला पैराग्राफ है इंडो ग्रीक, इसको हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, इसे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इंडो सीथियन और जो इंडो पार्थियन है, इनको भी हम अगले ही चैप्टरों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं, जो इंडो सीथियन है ना, इन्हें हम शक राजाओं के नाम से जानते हैं। तो जब हम शक वंश के बारे में पढ़ेंगे तब हम इंडो सीथियन के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो लोग थे ये बैक्टीरिया से दक्षिण एशिया तक पहुंचने वाले पहले बड़े घुमंतु समुदाय थे। यानी कि जो बहुत सारी घुमंतु कम्युनिटी थी इस जगह पर, उनमें से सबसे बड़ी घुमंतु कम्युनिटी कौन सी थी? इंडो सीथियन, जिन्हें हमारे यहाँ शक राजाओं के नाम से जाना जाता है। शक राजाओं की बात की जाए तो इनके बारे में हमें सिक्कों से पता चलता है। इनके इतिहास के बारे में इन्होंने जो सिक्के ढाले थे, वो सिक्के जो खुदाई में मिले उससे हमें पता चलता है, क्योंकि उस समय के जितने भी शक शासक थे उनके नाम उन सिक्कों पर अंकित किए गए हैं। सीथियन वर्ड की बात की जाए तो सीथियन का मतलब होता है लोगों का एक समूह, जो कि मध्य एशिया से होकर दक्षिण और पश्चिम की ओर आए थे। सीथियन कुल में बात की जाए तो एक वोनॉन्स और उसका एक सहयोगी था जो अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आया था, और एक था माउज जिसने पामीर के पठार को पार करके भारत में एंट्री करी थी। यानी कि माउज ने भारत में एंट्री कैसे करी थी? पामीर के पठार को पार करके। पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। और जबकि अफगानिस्तान से कौन आएगा? वोनॉन्स और उसका सहयोगी, ये नाम है। वोनॉन्स समूह की अगर बात की जाएगी तो इसमें से एक राजा बनेगा जिसका नाम होगा एजेस, जिसे भारत में सीथियन शासन का विस्तार किया। यानी कि भारत में सीथियन शासन का विस्तार किसने करा? एजेस ने। उसे राजाओं के राजा की शीर्षक से सिक्के जारी करे। यानी कि एजेस ने जो सिक्के जारी किए उस पर क्या लिखा था? राजाओं का राजा। जिससे हमें पता चलता है कि उस समय की जो मुद्रा प्रणाली होंगी वो कितनी ज़्यादा विकसित होंगी, कि उस समय भी सिक्के जारी किए गए हैं जब वस्तु विनिमय का दौर चलता होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात की जाए तो ये मैदानी रास्तों से अपने यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर शक वंश की स्थापना करेंगे। उनके अभिलेखों में द ग्रेट किंग एजस शब्द लिखा हुआ है, जिसे हम विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं। एजस वन का सहयोगी शासक होगा एजलियस, जो बाद में सर्वोच्च शासक के रूप में उसका उत्तराधिकारी बनेगा। यानी कि एजस वन के बाद जो राजा बनेगा वो एजलिसिस बनेगा, जो कि एक बहुत ताकतवर राजा होगा। वो अर्कोशिया समेत कई क्षेत्रों पर कब्जा करेगा। तो उनकी शासन प्रणाली क्या थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उनके सिक्कों का क्या योगदान था, ये सब आप अगले चैप्टरों में पढ़ोगे। तो यहाँ पर बस मैंने छोटा सा इंट्रो बताया जो ये बता रहा है। इसके अलावा फिर थोड़ा सा इंडो पार्थियन के बारे में बताया। इंडो पार्थियन की बात की जाए तो इन्हें पहलवाओं भी कहा जाता है। ये इंडो ईरानी बॉर्डर लैंड से आए थे और इन्होंने अपने एक नए साम्राज्य की स्थापना करी। इस साम्राज्य का जो पहला शासक था उसका नाम था गोंडो फैर्स। इसका राज्य सिस्तान से लेकर अर्कोशिया और काबुल घाटी तक था। ये सारे क्षेत्र जब तक आप नक्शे में नहीं देखोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसके बारे में भी एक पैराग्राफ लिखा है और विस्तार से जो चर्चा है वो चैप्टर में आगे की जाएगी। और आगे चैप्टर में जो है देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सुंग वंश कौन थे, उनके शासन की रूपरेखा बताइए। और अगर आपको 200 BC से 200 CE के बीच के इतिहास के बारे में जानना है तो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वो सारी किताबों के नाम लिखोगे जो किताबों के नाम हमने बीच में पढ़े थे। कुषाण वंश के बारे में इस चैप्टर के पार्ट 2 में मैं चर्चा करूंगा, यानी कि इसका दूसरा लेक्चर जब बनाऊंगा तब चर्चा करूंगा। आपको थोड़ा सा नक्शा देख लो तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। देखो कि पामीर का पठार कहाँ पर है, बैक्ट्रिया शासन कहाँ पर है, सौगडियाना कहाँ पर है, चाइना कहाँ है, कुच्चू कहाँ है, काशनगर कहाँ है, हिंदू कुश की श्रृंखलाएं कहाँ हैं, गांधार कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख लोगे तो आपके मन में ना सेटअप हो जाएगा कि कौन बंदा कहाँ से आया था। ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे हम चैप्टर में कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो इस चैप्टर के पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।